हेलो फ्रेंड्स, ये है लूसेंट के सीरीज़ का भूगोल का पहला वीडियो। तो इस सीरीज़ में हम लोग भूगोल को देखेंगे। पहले से इतिहास चल रहा है और इस सीरीज़ में हम लोग भूगोल को देखेंगे। भूगोल का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग भूगोल के कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका भूगोल है। इसमें सबसे पहले भूगोल से संबंधित कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। ऐसे इस सीरीज़ में हम लूसेंट पुस्तक में जितनी चीज़ें दी हैं सिर्फ उतना ही तक सीमित रहकर बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने किया था। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग जो है किसने किया था। भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये कहाँ का था? तो ग्रीक का था। और ये कब की घटना है? तो 276 से 194 ईसा पूर्व की। ये इस समय की घटना नहीं है बल्कि इसका जीवन काल रहा है इरेटोस्थनीज का। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से बना है। जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अर्थात भूगोल वह शब्द है, ज्योग्राफी वह शब्द है जिसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। तो भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यूनानियों को जाता है। ठीक है, आगे है हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, जस पीरियोडस यानी कि पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध रूप से लेखन जो है किस पुस्तक में किया गया है? जस पीरियोडोस में। और इसके राइटर कौन है? हिकेटियस हैं। तो याद रखिएगा, भूगोल शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल के लिए सबसे पहले व्यवस्थित पुस्तक किसने लिखा था? तो हिकेटियस ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तो 19वीं शताब्दी में भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली, नहीं तो इसे अन्य विषयों के साथ ही पढ़ा जाता था। अन्य विषयों की तरह ये स्वतंत्र नहीं था। इसकी दो विचारधाराएं दी गई हैं, इसको आप 12th में पढ़े होंगे। एक है संभववाद और दूसरा है निश्चयवाद। और अब एक तीसरा विचारधारा आ चुका है, नौ निश्चयवाद। ठीक है, शायद तीसरा विचारधारा इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये तीसरा विचारधारा आ चुका है। पहले दो ही विचारधाराएं थी, कौन कौन सी थी? तो संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद। इस विचारधारा के जो देने वाले लोग हैं उनको याद रखना होगा। उससे पहले हम इस लिस्ट को देख लेते हैं, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को बोलते हैं। भूगोल का जनक भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वर्तमान में जो भूगोल की स्थिति है उसका जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट जो है वो वर्तमान के भूगोल का जनक है। लेकिन प्रारंभिक भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस है। प्रारंभिक भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है?
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इरेस्टोस्थेनीज। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय इरेस्टोस्थेनीज को जाता है। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे है सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो कार्लो सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमिनंडर को कहा जाता है। विश्व भूगोल का निर्माता किसे कहते हैं? विश्व ग्लोब, यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन बैहम को। जो ये ग्लोब है इस तरह का जो रहता है, तो ये जो वर्ल्ड का ग्लोब है इसका निर्माण किसने किया था? मार्टिन बैहम ने। वर्ल्ड ग्लोब का निर्माण किसने किया था? मार्टिन बैहम ने। ठीक है। आगे है विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? तो अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप को सबसे पहले वर्ल्ड मैप का निर्माता किसे माना जाता है? तो अनेक्सिमेंडर को। चूँकि उसका प्रयास सबसे पहले किसने किया, कौन बनाया, इसको आगे हम देख लेंगे विशेष रूप से। अभी हम लुसेंट को ले चल रहे हैं, तो इतना ही तक अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे। एनेक्सिमेंडर जो है विश्व मानचित्र का निर्माता है। मार्टिन बैहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? एस्ट्रैबो। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार है एस्ट्रैबो। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं भूगोल के दो विचारधाराओं को। पहला विचारधारा है संभववाद। ठीक है, पहला विचारधारा क्या है? संभववाद। इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी कि मानव जो है हर तरह के संभावनाओं को ढूंढ लेता है प्रकृति में। ये संभववाद के अनुसार है। तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लास और फैब्रो हैं। तो संभववाद के जो समर्थक हैं कौन हैं? वाइडल डी लाब्लास और फैब्रो हैं। और निश्चयवाद के समर्थक जो हैं, देखिए निश्चयवाद ये मानता है कि प्रकृति ने पहले से क्या कर दिया है? पूर्व निर्धारित कर दिया है। पहले से निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि क्या और कैसे होने वाला है, और हम उसे नहीं बदल सकते हैं। ये कहते हैं निश्चयवादी। और संभावनावादी जो कहते हैं या संभववादी जो कहते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ में प्रकृति ने संभावनाएं बना के रख दी है और उसका प्रयोग हम अपने बुद्धि द्वारा कर सकते हैं और मानव हर तरह की संभावनाओं को ढूंढ सकता है। ठीक है। तो निश्चयवाद और संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद में संभावनाएं हैं, हर चीज़ में संभावनाएं होती है और मनुष्य अपने बुद्धि द्वारा उसका प्रयोग कर सकता है। निश्चयवादी कहते हैं कि हर चीज़ प्रकृति द्वारा निर्धारित कर दी गई है और इसे नहीं बदला जा सकता है। इसके जो समर्थक है रिटर है, रैडजेल है और हटिंगटन है। हटिंगटन, रैडजेल और रिटर ये निश्चयवादी हैं। और वाइडल डी लाब्लास और फैब्रो वाइडल डी लाब्लास ये जो हैं क्या हैं? तो संभववादी हैं। ठीक है। रैडजेल रट के रखी हुई है कि निश्चय है, कुछ नहीं बदल सकता है। और रिटर जो है ये भी रट के रखा है। तो ये दोनों जो हैं रिटर और रैडजेल रट के रखे हैं कि निश्चयवाद है, ये नहीं बदल सकता है। हटिंगटन हट पकड़ के बैठा है कि ये निश्चयवाद है, नहीं बदल सकता है। और जो फैब्रो है ये कह रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ के रख सकते हैं, बदलाव तो हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फैब्रो और वाइडल डी लाब्लास ये क्या है? संभववादी हैं। और ये तो हमने मिटा ही दिया। रिटल, रैडजेल और हटिंगटन ये जो है निश्चयवादी हैं। निश्चयवादी के अनुसार जैसे कि ठंडी के मौसम में हमें ठंडा ही लगेगा, ये प्रकृति ने निर्धारित कर दिया, ऐसा निश्चयवादी कहते हैं। प्रकृति जब चाहता है वैसा ही होता है। गर्मी के दिनों में हमें गर्म लगेगा, ये प्रकृति निर्धारित करता है और ये पूर्व निर्धारित है। लेकिन संभववादी कहते हैं कि हम गर्मी के दिनों में भी क्या कर सकते हैं?
हम गर्मी के दिनों में भी एसी में ठंडा का मज़ा ले सकते हैं। हम बारिश के दिनों में भी सूखे के दिनों का आनंद ले सकते हैं। हम ठंडी के दिनों में भी हीटर में गर्मी का मज़ा ले सकते हैं। तो संभावनाएं हैं, ये संभववादी कहते हैं। निश्चयवादी कहते हैं कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही चाहता है, बस वैसा ही चाहता है, ठीक है। और इसमें जो है निश्चयवादी में एलन सी सैम्पुल जो रैडजेल है ना, इनकी स्टूडेंट थी एलन सी सैम्पुल। ये भी अपने गुरु की तरह रैडजेल की तरह निश्चयवादी थी, ठीक है। आगे है भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल का परिभाषा काफ़ी आसान है, आपको ऐसे ही याद होगा, पर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराती है। ये एस्ट्रैबो कहता है। एस्ट्रैबो कहता है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोग को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है, ठीक है। आगे है कैलेडियस और टॉलमी कहते हैं भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल जो है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कौन कहता है? कैलेडियस और टॉलमी कहते हैं। फिर कार्ल रिटर कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा काफ़ी अच्छा है। कार्ल रिटर कहते हैं भूगोल एक तरह का विज्ञान है और एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में उसके लक्षणों, गुणों आदि का अध्ययन कराता है। आगे है एक और परिभाषा आर्थर होम्स देते हैं। कहते हैं भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम जो है ये कहते हैं भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं और अब शुरू होता है यहाँ से चैप्टर 1 जो तो भूगोल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और यहाँ से शुरू करते हैं हम ब्रह्मांड को, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो जिसमें हमारा ये पृथ्वी और इसकी तरह अन्य छोटे छोटे पिंड और छोटे बड़े पिंड उपस्थित हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक। यहाँ हम काफ़ी डिटेल से ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे। इसमें आकाशगंगाएँ होती हैं, तारे कैसे बनते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या था। खैर बिग बैंग थ्योरी तो इसमें पढ़ना है, जितना इसमें है हम इसी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चूँकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। कह रहा अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, तो बहुत सारे ऊर्जाओं और पदार्थों के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान यानी कि जिन कणों का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण भी हैं और बड़े बड़े आकाशगंगाएं भी हैं जिसमें बहुत सारे तारे हैं। गंगा में बहुत सारे तारे हैं। जिस तरह से रेत दिखता है और उसमें बालू के कण बहुत सारे होते हैं और कण कण होने के बावजूद भी दूर से रेत कण की तरह नहीं दिखता है, ठीक उसी तरह आकाशगंगाएं हैं जिसमें बहुत सारे तारे होती हैं लेकिन वो तारों की तरह नहीं दिखती हैं, पूरी तरह से काफ़ी महीन होती हैं। महीन कहने का मतलब यहाँ महीन नहीं है। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसे किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंतियर ने। इन्होंने कहा कि शुरुआत में ब्रह्मांड परमाणु की तरह एकल परमाणु था अथवा परमाणु की तरह छोटा कण था। बाद में इसमें किसी कारण से विस्फोट हुआ और ये फैलना शुरू हो गया और यह अब तक फैलते जा रहा है। ये किसने कहा? तो लेमेंतियर ने कहा था, ठीक है। और उनके सिद्धांत को क्या कहा गया? तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी विस्फोट हुआ और ये चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। इसी का नाम दे दिया गया क्या चीज़?
ब्रह्मांड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं साम्य अवस्था और सतत सृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड और हमेनबोर्ड। ये लोग कहता है साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत के आधार पर स्थिर अवस्था की संकल्पना, ये ब्रह्मांड स्थिर है ऐसा इसमें माना गया है। उसके बाद में दोलन सिद्धांत, इसे दिए हैं डॉक्टर एलन संडेजा। एलन संडेजा का मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है वो दोलन सिद्धांत के अनुसार हुआ है। स्फीति सिद्धांत, इसको दिया है अलेन गुथ ने। ये आपको याद नहीं रखना, आप बिग बैंग याद रख लेते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ दिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जिसको हम कह रहे हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यानी इस सिद्धांत को अधिकांश लोग क्या करते हैं, मानते हैं। किस सिद्धांत को? महाविस्फोटक, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, एकाकी परमाणु, देख रहे होंगे लिखा एकाकी परमाणु, तो इतने छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। कहने का मतलब है कि लेमेंटर साहब ने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड जो है परमाणु से भी छोटा था, तो परमाणु की तरह था, लेकिन इसमें अथाह तापमान और अथाह इसका घनत्व था। ठीक है, इसका आयतन भी अथाह था। अत्यधिक संकेंद्रीकरण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ और ये बिखरता हुआ आज तक बिखरते जा रहा है। सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि बिग बैंग थ्योरी कब घटी थी? तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग थ्योरी कब घटा? तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह और उपग्रह आदि बनने शुरू हुए। तो बिग बैंग थ्योरी कब घटी? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और इससे लगभग 10.5 अरब साल बाद, ठीक है, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास होना शुरू हुआ। और सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? तो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, और भी छोटे छोटे बड़े बड़े पिंड होते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह कहा जाता है। आगे है, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से इसमें निरंतर, ये हमने शुरू में ही बताया था, तभी से इनमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। मतलब पूछा गया कि आखिर ब्रह्मांड बढ़ कैसे रहा है, तो इसके लिए प्रूफ दिया जाता है कि जो आकाशगंगा है उनका साइज देख लीजिए, पहले क्या था अब क्या होगा, तो उसके साइज को दिया जाता है। कह रहा है नासा ने 2001 ईस्वी में मैप, अब यहाँ देखो मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफ प्रोब, माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफ प्रोब, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि